बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब का कलम तोड़ कॉलम 2 दिन तक मीडिया पर छाया रहा। हर जानिब उसी का चर्चा था, लेकिन साथ ही कॉलम के असलूब और तहरीर पर एतराज़ात भी उठते रहे। आदम और शैतान की मिसाल पर बाज़ हल्के अफसरदा नजर आए, जबकि हल्के फुल्के अंदाज में कॉलम की तरदीद और तंज़िया तबसरे भी सामने आते रहे। लेकिन अबहाम बरकरार रहा। ये अबहाम उस वक्त ख़त्म हुआ जब DGISPR ने आज चंद सहाफ़ियों से मुलाकात में यह वाज़े कर दिया कि ये कॉलम सरासर मन घड़त है। उनके मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, ना ही वहाँ कोई मुलाकात या इंटरव्यू हुआ। DGISPR ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये एक खुद साख्ता कहानी है जो ज़ाती तशहीर और मफाद के लिए गढ़ी गई। साथ ही उन्होंने आगाज में डील और ढील की तमाम अफवाहों को रद्द करते हुए दो टोक कहा कि 9 मई के मुजरिम हर सूरत कानूनी सजा भुगतेंगे। अब सवाल ही है कि अगर इस तरह बराह रास्त तरदीद आ गई है तो सीनियर सहाफ़ी से गलती कहाँ और कैसे हुई? क्या स्टेज पर दी गई मिसाल और इंटरव्यू के दौरान की गई बातों को मिक्स किया गया? इसी दौरान 9 मई से जुड़ी एक और अहम पेशरफ्त भी आज सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी है, ताहम वो ताहाल अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हैं और रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत का इंतजार कर रहे हैं। बानी PTI को जमानतों की सूरत में बड़ा रिलीफ तो मिल गया है, मगर सवाल यह है कि इस रिलीफ को अमली रिहाई में बदलने के लिए PTI की हिकमत अमली क्या होगी? PTI के सामने 3 रास्ते हैं, एहतजाज, इनकलाब या मुज़ाकरात। लेकिन असल सवाल यह है कि पार्टी इनमें से किस रास्ते का इंतखाब करेगी? अंदरूनी इख्तलाफात ने पार्टी को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। इतलात ये हैं कि कल होने वाला सियासी कमेटी का इजलास भी इन्हीं इख्तलाफात की नज़र हुआ। महमूद खान चकज़ई की नामजदगी पर एतराज़ उठा दिया गया और सवाल ये भी सामने आया कि किसके कहने पर अली बुखारी बानी PTI से नए अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी का कहा। उधर कराची में एक बार फिर बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की इत्तला है। महकमा मौसमियात पहले ही कराची में मजीद और जोरदार बारिशों की पेशगोई कर चुका है। 2 रोज पहले होने वाली बारिश के बाद ताहाल कराची के कई इलाके बिजली से महरूम, सड़कें तालाब और खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये बारिश है जिसने निज़ाम की कलई खोल दी या फिर बरसों की करप्शन, नाकिस मनसूबा बंदी? इन्हीं टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब, सजाद मीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। इससे पहले कि रज़ी साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेरे से ना करें, मेरे साथ बैठे हुए मीर साहब, मैं यही कहना चाहती थी, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और आपने जो खबर दी थी मैं जरा वो तो सामने लेकर आऊं। पीर वाले रोज हमने जो पहला प्रोग्राम किया था, क्योंकि वीकेंड पर ही ये सारे कॉलम की चर्चा हो रही थी, क्या तज्जिया था, क्या खबर थी हमारे प्रोग्राम की, जरा सुनिए। ऐसे अहबाब से मैंने गुज़िश्ता 48 घंटे में गुफ्तगू की जो कि आर्मी चीफ के करीब रह चुके हैं या होने का दावा करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये उनका असलूब है गुफ्तगू का जो कि कोर्ट कर रहे हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ख्याल के अंदर ये उनका मिजाज ही नहीं, वो इस तरह गुफ्तगू करते ही नहीं है जिस तरह की सुहेल साहब कोर्ट कर रहे हैं। जी रज़ी साहब, यहाँ तो इस खबर का क्रेडिट यकीनन आपको जाते और आपको दे भी रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम सभी के सीनियर यहाँ पे बैठे सजाद मीर साहब, तो सीनियर सहाफ़ी के हवाले से सीनियर मेंबर से ही बातचीत का आगाज करते हैं। सजाद मीर साहब, सुहेल वड़ाइच साहब से गलती कहाँ और कैसे हुई? असल में शौक ने मरवा दिया जी। सुहेल वड़ाइच साहब बहुत सी खबरें देते हैं ऐसी, हाँ। जो शौक के हाथों दी जाती है। उनकी एक कालम बहुत चल गया था कि पार्टी इज ओवर, वो नवाज शरीफ के हवाले से था। अगरचे उसके तज्जियाती पहलू जो थे उस वक्त हम कहते थे कि तज्जियाती लिहाज से ये ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग का नून का खात्मा हो गया है, मगर शायद उन्हें अंदर से इतला हो गई थी कि अदालतें उन्हें डिस्क्वालीफाई करने वाली हैं। तो इन खबरों की बेस पर अगर आप तजिया करते हैं तो हो सकता है कि उस तजिया में गलती रह जाए। ऐसी बातें अभी पिछले दिनों वो कह रहे थे कि इमरान खान आ रहा है और इस तरह के कालम भी उन्होंने लिखे हैं जिससे लगता था कि वो इमरान खान के बारे में इस तरह की राय रखते हैं। अब वो तो चली नहीं बात। अब बहुत देर से वो इस पीछे थे कि किस तरह आर्मी चीफ के साथ वो अपना इंटरव्यू कर सके। उन्होंने लिखा भी है कि मैंने मोहसिन नकवी से कहा, मोहसिन नकवी ने मेरा पैगाम पहुंचाया भी। ब्रसल्स में इसको किसी आर्मी के जरिए से नहीं बुलाया गया और इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। एक और पार्टी ने इनको बुलाया और वहाँ बहुत से कोई 150-200 लोग मौजूद थे जिससे बहुत सी बातें होती रहीं। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो अगर फर्ज किया उन्होंने ये बातें कही भी हैं
तो इंटरव्यू की शक्ल में तो कहीं नहीं है। और सुहेल वड़ाइच ने भी नहीं कहा कि ये इंटरव्यू है, गुफ्तगू है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी महफिल में कोई गुफ्तगू की जाए और वो ऑन रिकॉर्ड ना हो तो उसको एक अच्छा जर्नलिस्ट कभी कोट नहीं करता। इससे एक बात तो साबित हो गई कि इंटरव्यू को और स्टेज पर दी गई एग्जांपल्स को किसी न किसी तरीके से उन्होंने मिक्स कर दिया। लेकिन सजाद मीर साहब, जो बात अभी आप कर रहे हैं कि शौक ने मरवा दिया, मैं तो इसको शेर में कहना चाहूंगी कि शौक ने मरवा दिया गालिब, वरना सहाफी हम भी थे काम के। तो मीर साहब, हमने सहाफियों की अक्सर खबरों को बाउंस बैक होते हुए देखा है, लेकिन सर जब इतनी बड़ी बड़ी खबरें बाउंस बैक भी हो और उनकी इदारों से तरदीद भी आ जाए, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट की जो जर्नलिज्म है सर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये बात ठीक है। जब भुट्टो साहब आए थे तो एक बड़े नामवर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने भुट्टो साहब का इंटरव्यू किया। भुट्टो साहब अगले दिन मुकर गए। उसने सिर्फ एक फिक्रे की तरदीद की कि मैं इतने साल से सहाफ़ी हूँ, मेरी आज तक इस बात की किसी ने तरदीद नहीं की। यानी कि उसे अपनी क्रेडिबिलिटी पर इतना इसरार था कि उसने सिर्फ इतनी बात की। सुहेल वड़ाइच साहब अब ये नहीं कह सकते, कम अज कम उनकी बातों की तरदीद होती भी रही है। और बात यह है कि ये कोई अब लेकिन ये कि ये ISPR ने जिस तरह इसकी तरदीद की है ना, जी। तो ISPR के जो DG हैं उनका लहजा भी बड़ा सख्त था। यानी ये पब्लिक रिलेशन का लहजा नहीं था। लगता है कि वो बहुत हर्ट हुए हैं फौज इस बात से, या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा है कि इस तरह की बात को कोई अगर किसी सूरत में हुई हो, अगर हुई हो तो उसकी तरदीद की जाए। वो कहते हैं ये बात ही नहीं हुई, माफी का मसला तो आया नहीं है। अब कुछ लोग जैसे हमारे दोस्त औरिया मकबूल जान है, वो जोड़ते हैं कि एक तरफ चूंकि आज अदालत को भी अपने आप को बचाने के लिए बेल देनी पड़ी और उधर से खबर आ रही थी तो फौज को भी अपने आप को बचाने के लिए खबर दे। ये फालतू बातें हैं। ठीक है सजाद साहब, इसके ऊपर जरा कानूनी नुक्ता भी लेंगे और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में चलकर इसके ऊपर जरा सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ ही दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। रज़ी साहब, क्योंकि ये खबर आपने मंडे वाले रोज ब्रेक भी की थी और आपने कोट किया था कि जिन बड़ों से आपकी बात हुई है वो इस बारे में ये बयान देते हुए पाए गए हैं। मतलब मुझे कम से कम मतलब आपको जो अपडेट मिली ना, अब मुझे ये भी बता दीजिए सर, इंटरव्यू की जो बराह रास्त तरदीद है ये किस जानिब इशारा है? देखिए, आज के दिन पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो कल गौहर साहब ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी की और इसके ऊपर नदामत का भी इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गई। एक आम ज़ाहिर है, मैं तो समझ सकता हूँ या ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब तो समझ सकते हैं कि जनाब वो 3 दफ़ा वो पेंडिंग एडजर्न हो के तो आज वो केस लगा था जमानत वाला, और उसके ऊपर तय था कि अब तो खैर जहांगीर जदून साहब की मौजूदगी में मैं क्या अर्ज करूं, उस तरफ आती हूं मैं, यही वो तय था कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर तो बेल बनती है। जब आपने 2 साल तक उसका वो सबमिट ही नहीं किया चालान, तो अब वो ऊपर से बेल हो गई। तो अब वो शायद ये इशारा हो गया कि गोया के जो माफी मांगने की शर्त है वो पूरी हो गई है और उसके जवाब के अंदर रिलीफ मिल गया। मतलब आम एक जहन तो है, वो तो ये मिल रहा है, आप कह रहे हैं? ये तासुर जो था, इस तासुर को डिस्पेल करने के लिए जरूरी था, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर 9 मई का जिसके ऊपर हमला हुआ वो पाकिस्तान आर्मी है और पाकिस्तान आर्मी की 250 के करीब इंस्टॉलेशन जो थी उनके ऊपर जो था वो मुजाहिरे के नाम के ऊपर अटैक हुआ। अच्छा, भले वो उसके खुफिया अदारे की कह लें या भले उसके ऑपरेशनल साइड की कह लें, लेकिन इंस्टॉलेशन इतनी थी। अब अगर उसके ऊपर भी ये तासुर चला जाए कि फौज जो है इसको कुछ ले दे के कुछ कंप्रोमाइज करके माफ करने को तैयार है, तो फिर तो दरवाजा खोल दिया ना आपने, फ्लड गेट खोल दिया मुस्तकबिल के हवाले से। तो इसलिए ये तरदीद और इन्हीं सख्त अल्फाज के अंदर, जैसे उस्ताद मोहतरम मीर साहब ने फरमाया है कि उनका लहजा भी सख्त था, अदरवाइज वो जो है वो हंस के भी बात करते हैं। हालांकि जंग के दौरान उन्होंने जितनी ब्रीफिंग्स दी हैं वो मुस्कुरा के दिए हैं। आज उनके चेहरे के ऊपर सख्ती थी और शायद उसकी यही वजह थी। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब चूंकि इस इदारे में सर्व कर चुके हैं, जरा मैं वहां का भी हाल अहवाल जानूं, फिर टेक्निकलिटीज के लिए जदून साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा, ये आज जिस तरीके से तरदीद सामने आई और बार बार रज़ी साहब भी यही कह रहे हैं, सजाद मीर साहब भी यही कह रहे हैं कि लहजे में सख्ती थी, ये मामला, ये हरकत पसंद नहीं आई, नाजेबा तरीके से इस चीज को जो था ना वो सामने रखा गया। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 9 मई पर सच्चे दिल से माफी मांगना यकीनी तौर पर एक मुत्तफ़क़ा रियासती बयानिया है, तो माफी अब भी मुमकिन है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है ब्रिगेडियर साहब। देखिए, पहले मैं सुहेल वड़ाइच साहब वाली
इशू पे बात कर लूं क्विकली। इसमें कोई शक नहीं कि सुहेल वड़ाई साहब हमारे मुल्क के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और बड़ा वसी तजुर्बा उनका, और लोग उनकी बात सुनते भी हैं, पढ़ते भी, उनको बहुत व्यूअरशिप भी, उनकी रीडरशिप भी बहुत ज्यादा है। लेकिन और उन्होंने जो 2-3 आर्टिकल लिखे अपने पिछले चंद दिनों में, इसमें कोई शक नहीं कि उसने एक बड़ा तूफान बर्पा कर दिया था सोशल मीडिया पे, बहुत हंगामा कर दिया था। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, मैं समझता हूँ इट वाज लाइक ए क्लाउड बर्स्ट, इट वाज लाइक ए क्लाउड बर्स्ट कि जनाब आई डोंट नो कि सुहेल वड़ाई साहब जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत ही उनकी पोजीशन एम्बेरसमेंट हो गई है, और सोशल मीडिया पे भी जाहिर बातों पे बड़ी तनकीद हो रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि इस जो सूरत हाल है, एक बहुत ही डिफिकल्ट सूरत हाल है, इसमें मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अटैक ऑफ फ्लू और समथिंग लाइक दैट, मेरा भी ख्याल है कि, और मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल इस पे ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए और लेट थिंग्स डाई डाउन एंड कूल डाउन। तो लेकिन वी हैव टू सी कि क्योंकि देखें, अगर वो इस पे कोई ऐसी और कोई बात करेंगे, ब्रसेल में वो मौजूद तो थे, लेकिन उससे फिर मजीद और कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ेगी। तो बेहतर है जो हो गया सो हो गया, एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। ब्रिगेडियर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इट बहुत उसका इम्पैक्ट हुआ है, और इससे काफी जो सोशल मीडिया पे आ रहा था कि जनाब DGISPR क्लैरिफाई करें कि ये क्या लिख रहे हैं अपना सुहेल वड़ाई साहब ताराबस्सी की बात कर रहे थे, वो अपना दर्द भुट्टो की वो हैंगिंग और इस किस्म के इशारे दे रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है बड़ी कंट्रोवर्शियल है, पता नहीं वो क्यों इस मामले में इन्वॉल्व हो गए। तो ये आज फिर DGISPR ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो अब तमाम कंट्रोवर्सी शुड बी पुट टू रेस्ट। चले इस कंट्रोवर्सी के बाद जिस तरीके से आज DGISPR को भी अपना बयान देना पड़ा है, एक सीनियर क्रेडिबल सहाफी की खबर के हवाले से, वो मनगढ़ंत थी, झूठी थी, सच्ची थी, वो तो अब मंजर आम पर आ ही गया है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो बहुत सारे तज्जियाकार हैं, चाहे व्लॉगर्स हैं, चाहे कॉलम निगार हैं, उन्हें भी अब आइंदा नाप तोल कर खबर देने के लिए ना जरा तैयार होना पड़ेगा, अपने कानों को छान कर, कहते हैं अपनी कलम को निचोड़ कर अल्फाज का चुनाव बेहतर अंदाज में करना पड़ेगा, इससे क्योंकि ये अलार्मिंग है सबके लिए। मैं तो आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कुछ और ऐसे मोहतरम हमारे दोस्त हैं इन द मीडिया जो कि आके बड़ी सनसनीखेज फैलाते हैं टीवी के ऊपर, और ऐसा लगता है कि जिस तरह वो किसी की तर्जुमानी कर रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है वो मामला जो है वो भी DGISPR को देखना चाहिए, ये ना हो कि ये किसी और की वो एजेंडा फॉलो कर रहे हों और सारा जो मलबा है वो गिर रहा है। ये वही जिसको कहते हैं कि सर हाथों की बांधी दांतों से खोलनी पड़ जाए, वो वक्त ना लाए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब वो एक सवाल कि जिसके जवाब जानने के लिए और टेक्निकल नोट्स जानने के लिए हम सभी यहाँ पर बेचैन हैं और अवाम भी जानना चाहती है। जहांगीर जदौन साहब, ये जो आज बानी PTI को मिलने वाली जमानतें हैं 8 मुकदमात में, और जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ तालमेल आपको नजर आता है इसमें? बहुत शुक्रिया। देखें, जो मैं अब DGISPR की तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन जो बेल हुई हैं वो मेरिट पे हुई हैं। उसकी रीजनिंग ये है कि प्रोसिक्यूशन को जो सवाल चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया या आप इसको सेटिस्फाई करें वो नहीं कर सके। उसकी वजह देखें ना, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई वो कोर्ट है नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो बेल तो मर्डर केस में भी हो जाती है, फिर ट्रायल होता है, तो बेल जो है एक डिस्क्रिशन होती है। और बेल देखें ना, अगर बेल एक बंदा 2-3 साल बेल एक केस के अंदर आता है, बाद में वो बरी हो जाता है, तो उसकी कोई स्टेट कंपनसेशन नहीं देती, ना जिस बंदे ने मुकदमा दर्ज किया था उसके खिलाफ कोई एक्शन ले जाता है। तो बेल डिस्क्रिशन होती है। तो उसमें इनका जो प्रोसिक्यूशन का प्राइमा फेशी केस था वो वीक था, तो उनको बेल हो गई है, बेल मेरिट पे हुई है। अगर देखें ना, बेल ना मिलती तो वो कहते हैं जी आप जज भी कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, तो बेलें तो मर्डर केस में भी हो जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है अल्टीमेट कोर्ट है, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है इसको क्यों ना सस्पेंड किया जाए या वो किस तरह सस्टेन रह सकता है, अपना बताएं। देखिए ना, बेल के अंदर बेल क्यों ना दी जाए, उसकी रीजनिंग होती है। नंबर 1 कि जी बंदा इस केस पे असरअंदाज होगा,
कोई एविडेंस को टेम्पर करेगा। तो इसके अंदर देखें ना, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो जेल के अंदर है और वो इनको पता है, जजेस को भी पता है, प्रोसिक्यूशन को भी पता है, डिफेंस को भी पता है जी कि बेल होगी तो वो इमीडिएटली जो है वो रिलीज तो हो नहीं सकते। तो या फिर ये शख्स होता है जी कि वो कहते हैं जी मुलजम भाग जाएगा किसी जगह पे, मुलजम जो है ट्रायल पे असरअंदाज होगा, 2-3 वजूहत होती हैं जिन पे बेल डिक्लाइन की जाती है। तो वो वाले वजूहत जो हैं वो इस केस में नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टडी में है, कन्विक्शन हो चुकी है और वो अपनी सजा जो है वो काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेल का जो फैसला है ये बिल्कुल मेरिट पे हुआ है और उनका केस बेल का बनता था। ठीक है, जो फैसला आया है वो आज मेरिट पर आया है और जहांगीर जदूर साहब का जो कानूनी माहिराना तज्ज़िया है वो ये बताता है कि प्रोसिक्यूशन में नाकामी है। अच्छा, अभी प्रोसिक्यूशन की नाकामी के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया टॉक में इस बात का इजहार किया जा रहा है, जो बार बार करवाया जा रहा है कि ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं ऐसे है, कल को ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये सब मैं आपके सामने जरा रखूंगी कि मैं किसकी बात करूँ। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि प्रोसिक्यूशन जो थी वो वीक थी, यही वजह है कि आज का फैसला जो था वो जो ऑन ग्राउंड एविडेंसेस थे मेरिट पर आया, शहादतों पर आया। अच्छा, इस सिलसिले में आज हुकूमती मौक़िफ़ क्या रहा है? बैरिस्टर अकील साहब और अतातारड़ साहब इस सिलसिले में क्या गुफ्तगू करते हुए नजर आए, जरा सुनिए। बेल या जमानत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि किसी को रिहाई मिल गई है या किसी को बरी ज़िम्मा कर दिया गया है या उस केस से खारिज कर दिया गया है। अभी जो ट्रायल की तमाम तर प्रोसेस है वो कंप्लीट होना है। अगर इन जमानतों के तनाज़ुर में जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो अगर ये समझे कि ये उसकी रिहाई का सबब बन सकती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है। इनके खिलाफ पलंदा है एविडेंस का, इररिफ्यूटेबल एविडेंस का, नाकाबिले तरदीद सबूतों का। तो एक बेल के ऊपर जो पार्टी इतनी खुशी मना रही है, ये इन्होंने पहले भी बड़ी मिठाइयां खाई थी। इनका आगे जो मुस्तकबिल है वो लीगल केसेस के हवाले से इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो कोई बानी चेयरमैन पीटीआई बाहर आते तो नजर नहीं आते। मुझे बानी पीटीआई जो है वो बाहर आते हुए नजर नहीं आते। बैरिस्टर अकील साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, ऐसा लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि अतातारड़ साहब या बैरिस्टर अकील साहब ये पीटीआई वालों को समझाना चाह रहे हैं या खुद को तसल्लियां दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो जहां मैंने इस सेगमेंट में ये डिस्कस करना है कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट मूव क्या होगी बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए, जेल से बाहर लाने के लिए, वहीं पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये भी है कि इन वुज़रा को क्या हो गया अभी से इतनी बौखलाहट। जहांगीर साहब, जरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपसे जान लूँ, फिर उसके बाद जरा मैं तबसरे के लिए बाकी माहिरीन की तरफ बढ़ती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमें भी पता है कि अभी अल-कादिर ट्रस्ट केस भी बाकी है, तो सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा है, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप आइंदा आने वाले केस के हवाले से कि जिस दिन भी अल-कादिर ट्रस्ट केस लगा, आपको लगता है कि बानी पीटीआई की जमानत उसमें भी यकीनी हो जाएगी? देखें, केस वो अभी पेंडिंग है तो उस पर कोई कमेंट्स तो नहीं कर सकते। अब कोर्ट देखेगी कि जो फिलहाल आपको इस वक्त प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग्स नजर आएंगे। सर जहांगीर साहब, नहीं, वो तो देखें ना, प्रोसिक्यूशन ये है कि अब वो चाह रहे हैं कि हमारी अपील लगे और टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द अपील हमारी जो सज़ा है टेम्परेली सस्पेंड की जाए। 4-6 होता है जिसको आप बेल तो नहीं कह सकते, लेकिन सजा जो है सस्पेंड हो जाती है। तो अब वो कोर्ट देखेगी। देखें ना, जहाँ तक उन्होंने अभी आपने बातें सुनाई इन दोनों की, इसमें कोई शक नहीं है कि एक शख्स की बेल होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रायल मुकम्मल हो गया है। लेकिन उस केस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि वो बेल हो गई है या बेल कोर्ट ने दे दी है। अब पूरे 8 केसों में बेल दे दी है, तो ये तो देखें ना, एविडेंस का पलंदा कोई मैटर नहीं करता। एविडेंस जो है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है ना, सब्सटेंशियल एविडेंस, वो मैटर करती है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आपको पता है कि 2 वैनों के अंदर संदूक बार के लेके जाते थे। मतलब 2 बड़ी वैनों के अंदर जो राजा बाजार से उन्होंने संदूक लाए थे, तो आखिर में वो ट्रैश में डाल दिए गए संदूक। तो ये मतलब ये नहीं होता कि आप पलंदे इकट्ठे करें, आपका मतलब ये है कि आप क्वालिटी एविडेंस हो। अब देख रहे हैं कंस्पिरेसी की एविडेंस बहुत बड़ी बारीकी से देखी जाती है। तो सर, कि इसने क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है। उनके जेल में हुकूमत प्रोसिक्यूशन का किरदार अदा करती रही, तो ये तो क्रेडिट फिर किसको देना है नाकामी का? हुकूमत को देने या मेरिट पर क्या कहते हैं बानी पीटीआई के वकला को दे दें? नहीं, ये क्रेडिट जो केस बनाते हैं उन्हीं को दें। उन्होंने जानबूझ के चीज़ें रखी होती हैं कि एक देखना, वो अब मैंने उनकी एविडेंस पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मीडिया पे आ रहा है कि जो वो एविडेंस बनाते हैं जी, एक शख्स टेबल के नीचे था और दूसरा पर्दे के पीछे था,
तो ये देखें ना, अनबिलीवेबल है कि इस बेस पे अगर किसी को आप सजा देना चाहते हैं कि वो कंस्पिरेसी सुन रहा था टेबल के नीचे या पर्दे के पीछे, तो ये जानबूझकर ऐसे किरदार क्रिएट किए जाते हैं एविडेंस पे कि बाद में अगर किसी जगह पे पैचअप हो जाएगा। अल्टीमेटली देखें, तारीख हमारे सामने है, अल्टीमेटली यही होना है जो पहले सियासी लीडरों के साथ होता रहा है। आसिफ जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी, आज वो प्रेसिडेंट है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तेरह जगह के केस मिला, उन्होंने कहा ये डेथ पेनल्टी दे, जज ने कहा डेथ पेनल्टी नहीं बनती, आप मुझे मजबूर न करें। वारदात का मास्टरमाइंड कहा जाता था। चलें देखें भी मुकम्मल फैसला, ये तो सिर्फ जमानत ही है ना जिसको हम डिस्कस करें, तो वो बाकी जो सियासी शख्सियात हैं जो कि मुक़य्यद हैं कोट लखपत जेल में, सर उनको तो 10-10 साल कैद की सजा बाटा रेट पर सुनाई गई है। वो और इनका आपको क्या नजर आता है सर कि एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे थे कि बानी पीटीआई के लिए तो यही गले का फंदा है। बिल्कुल, देखें मेरे ख्याल में उनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, तो वो अगर आप इमेजिन करें कि उनके केस सुप्रीम कोर्ट में कब आएंगे, जिस तरह अब इनकी बेल जो है 1.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है, उनके केस जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो उनकी सजा ऑलरेडी 5-6 साल सजा हो चुकी होगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ये एविडेंस कंप्लीट नहीं है, उनको एक्विटल दे दे, बरी कर देगी, लेकिन उन्होंने जो सजा 5-6 साल काट ली होगी, उसकी किसकी जिम्मेदारी है? क्या स्टेट को कंपनसेशन देगी? आखिरकार आपको बताया कि पॉलिटिकल केसेस के अंदर ये होता है कि फाइनली किसी न किसी कोर्ट से उनको एक्विटल हो जाती है। भुट्टो साहब को 40 साल बाद जाके इंसाफ मिला, मियां साहब भी पैनामा लीक्स में अपने ओहदे से जो थे वो चले गए, उनकी हुकूमत गिर गई, पाकिस्तान वापस आए। तो ये सारी हमारी आंखों के सामने की तमाम हकीकतें हैं। चलिए जरा इससे आगे बढ़ते हैं। सज्जाद मीर साहब, व्हाट्स नेक्स्ट मूव अब क्या होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अब तक की जो आपने सियासत देखी है, जमानत होगी, फॉर इंस्टेंस कल को अलकादिर ट्रस्ट का एक केस रह गया ना, उसकी में जमानत और रिहाई को यकीनी बनाना सूट क्या करता है पीपल्स पार्टी को? एहतजाज सूट करता है, इनकलाब सूट करते हैं या मुज़ाकरात सूट करते हैं? पीपल्स पार्टी को सर, पीटीआई को सज्जाद मीर साहब। जी मुझसे कह रहे हैं जवान इससे कह रहे हैं? नहीं मैं आपसे मुखातिब थी। अच्छा जी, मैं जवाब। अच्छा ठीक है। अच्छा, बात यह है कि एक बात बड़ी अच्छी अहम बात है कि प्रोसिक्यूशन में जहाँ तो जानबूझ के लूप हो रखे जाते हैं, जहाँ प्रोसिक्यूशन वालों को आता ही नहीं काम करना। अच्छा। दोनों बातें ठीक हो सकती हैं। जदून साहब ने ठीक कहा कि लूप हो रखे जाते हैं कि जब कोई कंप्रोमाइज का मौका आए तो वो लूप होल सामने लाए जा सके। चलिए आप दूसरा कर लें। दूसरा ये है कि नलायक हैं कम वक्त, उन्हें केस ही बनाना नहीं आता, उन्हें बात अगर करनी है तो तरीके से करनी पड़ती है। अब आप कहते हैं कि पीटीआई का क्या लायामल होगा? पीटीआई का कोई लायामल नहीं है। अच्छा। पीटीआई का लायामल ये है, कोई कहता है इमरान को छोड़ दो, दूसरा कहता है, देखिए एक तरफ इंटरव्यू आप सुहेल वड़ैच का डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी, कि जी गोया माफी तलाफी हो सकती है, और अगले दिन ही वो जो है अचकजई साहब को पैगाम दे रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए। अचकजई का बैकग्राउंड तो आपको पता है ना, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कितने खिलाफ हैं, उनके तो बाप भी खिलाफ थे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो जरदारी साहब के क्लोज हैं, नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं, सियासी जमातों के तो क्लोज है ना। नहीं, वो तो क्लोज होते हैं। अगर इमरान ने उनको कहा कि वो बन जाएं तो फौज को यही मैसेज दिया कि तुम्हारे साथ तो मैं कोई बातचीत करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अचकजई तो बात नहीं करेंगे ना। अचकजई का ये मजाज ही नहीं है कि वो फौज के साथ अचकजई साहब फौज से बात नहीं कर सकते, लेकिन अचकजई साहब सियासी शख्सियात से तो बातचीत कर सकते हैं जिनसे खान साहब बात करने को राजी नहीं है। जी, खान साहब बात करने को राजी नहीं है, लेकिन ये है कि खान साहब को ये भी मालूम है कि बाकी लोगों से बातचीत करके उन्हें कुछ मिलना नहीं है, वो बातचीत कर लें अचकजई। अचकजई आसानी के साथ बनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको डिच कर दिया जाएगा। यानी कि इमरान ने उनका नाम दे के गोया ये कहा है कि मैं एक ऐसे आदमी को आगे ला रहा हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट को एक आंख नहीं बाता और एस्टेब्लिशमेंट भी उसको पसंद नहीं करती। यानी मैसेज दिया है जब सुहेल वड़ैच के इंटरव्यू का। अच्छा। उन्होंने इसलिए वजाहत कर दी कि भाई किस चक्कर में पड़े हुए हो, वो ये कोई हमारे खिलाफ जुर्म नहीं है, ये स्टेट के खिलाफ जुर्म है और कानूनी कार्रवाई चलेगी, और जब तक कानून है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इमरान के बारे में बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी होगा वो ये नहीं हो सकता कि उन्होंने 9 मई के वाकयात को किसी भी तरह भुला दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसा ना फौज सोच सकती है, ना एस्टेब्लिशमेंट सोच सकती है, ना हुकूमत सोच सकती है। लोग तो ऐसी कहानी बनाते हैं कि गोया अब इमरान आजाद हो जाएगा, शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी और इमरान वजीर आज़म बन जाएगा। अगर लोग इसी सोच के साथ थोड़ा सा खुश रह सकते हैं, सपोर्टर, तो थोड़ी
उन्हें बहुत हो खुशी, जाने दीजिए। अब उन्हें लेने देंगे, ये थोड़ा सा बेनिफिट दे दें। अच्छा जी सर, आपने एक बात की ना सज्जाद मीर साहब कि अचकज़ई साहब आसानी से ऑपोजिशन लीडर बनेंगे नहीं, तो रजी साहब उन्हें बनने आसानी से दिया भी जाएगा? क्योंकि कल जो रात को सियासी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें तो आपस में ये मशवरा किया गया, थोड़ी बहस मुबासा भी हुई, ये खबरें पहुंची हैं कि इमरान खान साहब जो है अचकज़ई साहब की तकर्री हर पर नजर सानी की सिफारिश की जाए, और वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी डिस्कशन होती। सर वो तो इतनी मतलब अधूरी रह गई। देखिए मेरा ख्याल ये है कि मैं सज्जाद मीर साहब ने एक पहलू की तरफ निशानदेही की, मैं दूसरा पहलू उसको दूसरी तरफ से देख लेता हूँ। अच्छा। कि अचकज़ई साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तो मुनासिब बंदा नहीं है, लेकिन वो सियासतदानों से मुज़ाकरात के लिए बहुत मुनासिब आदमी है, और उनके सियासतदानों से राब्ते भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा उनके सियासतदानों से राब्ते भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनकी राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है, तो वो एक अलग बात है। फिर दोनों ने एक ही वो कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है, तो वो भी एक और पहलू है। लेकिन वो सियासतदानों से मुज़ाकरात के, इसका ये एक और निशानदेही करता है कि क्या अपनी वो वाली पॉलिसी जो है उसके ऊपर नज़रसानी की जा रही है कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, ये इसकी तरफ निशानदेही करता है। लेकिन देखिए एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे और एक साबका कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे मैं आज की जो कार्रवाई है जो 2-3 असहाब से मैंने पता की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती के साथ प्रोसिक्यूटर को भी या प्रोसिक्यूशन को भी केस के बुनियादी हकायक की तरफ जाने से रोका। तीनों जजेस ने बार बार रोका। उन्होंने कहा कि हमने अगर हकायक के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन दे दी तो वो लोअर कोर्ट के अंदर मुतवक्को प्रोसिक्यूशन पे असरअंदाज होगी। आप ये बताइए कि क्या 2 साल तक चालान फाइल ना होने से जो मुल्ज़म होता है वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता, और जब वो क्वालिफाई करता है तो ये मेरिट के ऊपर टेक्निकल ग्राउंड पर बेल हुई है। इसमें कोई जो है दूसरा पहलू मेरे ख्याल के अंदर नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ा मुहतात चला है। वरना तो यहाँ पे जमानत के फैसले के साथ साथ केस के बेसिक मेरिट को भी डिस्कस कर दिया जाता है, और फिर लोअर कोर्ट से उसके मुताबिक जैसा कि साइफर केस के अंदर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही वो किया और साथ में मेरिट पे भी डिस्कशन कर दी, और फिर लोअर कोर्ट जो थी, प्रोसिक्यूशन कोर्ट जो थी, वो उसके बाहर नहीं निकल पाई। एक तो ये एक पहलू थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर एक पहलू तो ये मद्देनजर रख लिया जाए। दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत बड़ा कैच है। जो 4 सफ़े की जजमेंट लिखी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब ने खुद लिखी है, उसके अंदर एक लाइन उन्होंने डाल दी है कि अगले 4 माह के अंदर इस मुकदमे की बकायदा कामिल समाअत करके इसका फैसला सुनाया जाए। अच्छा, तो अब 4 माह के अंदर चालान भी फाइल होना है, दलाइल भी होने हैं, गवाहियां भी पेश होनी है और फैसला भी होना है। इस पे बाइंडिंग कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, चलिए वो जो मैं जरा हिकमत अमली के हवाले से बात करी थी ब्रिगेडियर साहब, ये जो मैंने आपको आपसी इख्तलाफात की कहानी भी बताई जो गुज़िश्ता रोज होने वाली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी, तो सर अगर ये चीजें ऐसी ही रहेंगी, अचकज़ई साहब के मामले के ऊपर कुछ हो सका ना, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसला हो सका, तो ये बानी पीटीआई की अगर जमानतें कादर में भी हो जाती है, सर रिहाई कोई यकीनी बनाना बहुत बड़ा टास्क है, ये अवेलेबल क़यादत कैसे करेगी? ये बात सही है कि इसका क्योंकि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनके खुद अपनी जो नज़रियाती लीडरशिप है, ये बाकी कुछ और लोग भी उनकी कन्विक्शन हुई हुई है, और किसी भी वक्त जो है उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक। वो भी आप इस तरह फिर एक नई एक यंग क़यादत है। 5 अगस्त और 14 अगस्त को वो लोग नजर आए हैं जो कि जिन्होंने लीड किए वो तमाम रैलीज वगैरह। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है उनके पास और कोई हल नहीं है कि वो एक मुफाहमत की जो है उस तरफ जाए, मिडिल ऑफ द लाइन सोल्यूशन लें। इमरान खान साहब जो है अभी भी उन्हें एक हार्ड लाइन पोजीशन ली हुई है, वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी शो करने को तैयार नहीं है। और हालांकि मैं समझता हूँ आज जो वो जो 9 केसेस में उनको बेल मिली है, 9 मई के वाले से 8 केसेस में बेल मिली है, तो शायद इससे कोई उनका अपना मूड थोड़ा चेंज हो जाए और वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और कोई बात करें डायलॉग की विद द गवर्नमेंट। लेकिन मैं एक चीज कह दूं, अचकज़ई साहब मे नॉट बी अ गुड चॉइस। आई एग्री विद सज्जाद मीर साहब ने भी, और अचकज़ई साहब इज नॉट अ गुड चॉइस क्योंकि समहाउ द अदर उनका
ठीक है, उन्होंने इस वक्त बड़ी हार्डलाइन पोजीशन ली है और पिछले 2 साल से वो पीटीआई को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ से आइन है, उसके भी गालिबन वो हेड हैं और ही इज वेरी एक्टिव इन द ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। लेकिन समहाउ द अदर मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक तो पुरानी एक वो है अपना विद द एस्टैब्लिशमेंट, ही नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टैब्लिशमेंट पर्सन, और उसके बाद कंट्रोवर्सी भी उनके बारे में बड़ी है। लेकिन चलें, आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के एक लीडर हैं और वो अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं तो चलें, सेंड द गुड मैसेज। लेकिन वो मुफाहमत और वो इस किस्म के स्टाइल के वो नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का, कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक फ्लेक्सिबल आदमी है, मॉडरेट आदमी है, मॉडरेट लीडर है और जो कन्विंस्ड है कि मुज़ाहमत नहीं, मुफाहमत जो है इज द सॉल्यूशन। और मेरा ख्याल है कि मतलब आपको भी जो सॉल्यूशन है वो और वो हमेशा इन द मिडिल नजर आ रहा है, बजाय इसके मुफाहमत करे, मुज़ाकरात से जो मामलात हैं तो मैं शाह महमूद को आगे लेकर आए। चलिए ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आपको फिर से ज्वाइन करेंगे तो जरा कराची की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, 2 रोज़ हो गए कराची में बारिश हुए और गालिबन आज भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर कुछ वेदर फोरकास्ट ऐसा ही है। पर सवाल ये है कि जो 2 रोज़ पहले बारिश हुई उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी वहीं के वहीं हैं। पानी सड़कों पर खड़ा है, जमा है और लोगों के घरों में बिजली है नहीं। सड़कों पर पानी ज़रूर है लेकिन लोगों के घरों में नलके में पानी नहीं है। साफ़ पानी ना पीने के लिए है, ना ही बर्तन धोने के लिए, ना ही किसी और इस्तेमाल के लिए। उसके अलावा जो लोगों का ज़राए आमदोरफ्त है, जो कारोबारी मामलात हैं, और आपको पता है कि इकनॉमिक हब है कराची, हर तरह से इस वक्त वहाँ पे निज़ामी ज़िंदगी चौक है। अब सवाल यहाँ पर है कि 2 रोज़ से इल्ज़ाम तराशी तो बहुत हो रही है और कोई पहली बात नहीं है, हमेशा से होती आई है। लेकिन सजाद मीर साहब, हल क्या है मसाइल का? देखें, जो इस वक्त तो देखिए सिंध की हुकूमत भी वही है, कराची का मेयर भी उन्हीं का है। हाँ। अच्छा, आप वो कहते हैं जी कि 40,000 पता नहीं लीटर पानी की गुंजाइश थी समुद्र में जाने की, हमने नाले साफ कर दिए थे। भाई, नाले साफ करने से बात नहीं बनती। आपने सारी सड़कें खोदी हुई हैं, जो नई सड़कें बनाई थी उनमें भी गड्ढे पड़ चुके हैं। यानी आप ना काम ठीक करते हो ना कुछ करने की आपको में सकत है। रिजल्ट क्या होता है? हर जगह करप्शन है। लोग जो सड़कों पे चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, गड्ढों में गिरते हैं, गटरों में गिरते हैं। अच्छा, बिजली का निजाम ऐसा है, क्या क्या कर दिया प्राइवेटाइज करके, के इलेक्ट्रिक को देकर प्राइवेटाइज करके। कौन सी पार्टी है वो जो बिजली ही प्रोवाइड नहीं कर सकती? इससे तो अच्छा था कि आप वो गवर्नमेंट के कब्जे में था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, कम से कम लोग शिकायत तो कर सकते थे। आप शिकायत भी कोई नहीं करते। पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास थी, फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास थी, फिर इंडिपेंडेंट अदारा थी, किसी को आप पकड़ सकते थे। बिजली के निज़ाम को आप पकड़ नहीं सकते, सवाए ये कि सिंध हुकूमत इल्ज़ाम लगाती वफाक नहीं कर रहा। वफाक इस मामले में बोलता ही नहीं, क्योंकि वफाक देखिए, जब सूबों को मैक्सिमम पैसे दिए जा रहे हैं, मालूम किया जाए कि सिंध के हिस्से का कितना हिस्सा कराची, सक्खर और हैदराबाद के हिस्से में आता है। 40% ज्यादा आता होगा, 50%। वो कहाँ खर्च होता है? सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें आपने बनाते हैं उधर जाती हैं। किस लिए उधर जाती हैं? इसलिए कि आप स्टैंडर्ड का काम करते ही नहीं हो। तो करप्शन आपकी उसमें नहीं है, इसमें भी है। और सारा शहर आपको 17 साल हो गए हुकूमत के। आपको मालूम है, एक जमाने में मुझे याद है कि कराची में बारिश कम होती थी, एक साथ बारिश हुई थी तो 30 जून का दिन है, वो मुझे अच्छी तरह याद है। तो 30 जून पर टीवी ने ड्रामा लिख दिया था। मुख्तार अहमद ने टीवी पे एक ड्रामा टेलीकास्ट कर दिया। रेडियो पे फीचर आ गए कि जहाज का कप्तान यानी बहरी जहाज का कप्तान पूछ रहा है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कराची के बंदरगाह पे है। वो कहते नहीं, हबीब बैंक प्लाजा पे पहुंच गए हैं। गोया कराची इतना डूबा हुआ है कि कराची की सबसे बड़ी बिल्डिंग तक बहरी जहाज पहुंच चुका है और पता ही नहीं चल रहा। तो उस वक्त जो इससे कोई 1/10 था, उस वक्त ये सूरत हाल थी। अब जब दिन आते हैं, आप तकरीर करते हो, हम रात में हैं, हम बाहर हैं, मैदान में हैं, ये है वो है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई काम जो करने वाला है वो नहीं किया जाता। ज्यादा बात इसलिए भी सड़कों पे होती हैं
कि पानी खड़ा होता है, उनको ड्रेन करने का इंतजाम नहीं है, अब पानी आपके घरों में आ जाता है। ऐसा ही है सर, वहाँ क्या बिजली के इंसान खंभों की से आवाज़ तारें है? लटकती रहती हैं और चलता फिरता दरिया जो है वो जी इलेक्ट्रिसिटी। जी जी हमारे यहाँ लाहौर में जो तारे हैं वो तो चूंकि कवर्ड हैं, वहाँ तारे कवर्ड नहीं है, कवर नहीं है, नंगी तारें, जिसकी वजह से लोग ज्यादा जाँ बहक हो रहे हैं। और वाकई कल तक तो जो कैजुअलिटीज थी वो 8 बताई जा रही थी, न जाने इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट हो चुका होगा। ब्रिगेडियर साहब क्विकली आप भी रखिएगा, मुझे ये बताइए, कल भी जब मैं देख रही थी टीवी तो कुछ रिपोर्टर्स हजरात दिखा रहे थे कि सड़कों पर शगाफ पड़े हैं जहां पे किसी का कैरी डब्बा फंस गया है, किसी की मोटरसाइकिल गिर गई है और लोग अपनी मदद आपके तहत उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो हालात हैं कराची के। देखिए जी, मैं क्विकली कह दूं कि 17 साल हो गए पीपल्स पार्टी को इन गवर्नमेंट एंड स्ट्रेंथ, और उनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। मुर्तजा वहाब चले, मैं कहता हूं कि एक यंग डायनामिक आदमी है पीपल्स पार्टी में, लेकिन मेरा ख्याल ये कराची को पूरा तैयार करना, ठीक करना और ये तमाम मामला को रिवर्स करना, रिपेयर करना, सीवरेज हो गए, नाले हो गए, ये तमाम तजावुज़ात, मेरा ख्याल ये उसके बस की बात नहीं है। हल मैं आपको बता दूं, हल एक ही है, और मेरा ख्याल हल के ऊपर काम शायद शुरू हो गया है और तजावीज जो है वो शुरू हो गई हैं। और वो है कि जनाब बिल्कुल कराची को आप अर्बन कराची, उसको अलहदा सूबा डिक्लेयर करें, उसके अलहदा चीफ मिनिस्टर हो, अलहदा उसकी गवर्नमेंट हो, अलहदा उसकी अपना पार्लियामेंट हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम होता है, डेडिकेटेड फंड्स हो और वहां पे प्रॉपर गवर्नेंस हो। कराची इज अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस, ये याद रखें। मैं समझता हूँ ये चीज जो है साउथ पंजाब में भी होनी चाहिए, पंजाब के अंदर भी ये मामला आना चाहिए, इवन इन बलूचिस्तान। तो लेकिन इस पे एक डिबेट होना चाहिए, द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ऑन बोर्ड। मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो कभी कराची सिंध को, आपको पता है वो तो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं जब सिंध की डिवीजन की आप बात करें। दे डोंट लाइक कि आप अर्बन सिंध की बात करें और कराची उनके हाथ से चला जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा रियासत पाकिस्तान के लिए। लेकिन हर साल ये तबाही बर्बादी हम कराची में देख रहे हैं। हल एक ही है, मिस गवर्नेंस, करप्शन, इसको खत्म करने के लिए करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आप लेके आए जनाब, एक कराची को अलहदा सूबा बनाएं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है इस वक्त सोचा जा रहा है। ठीक है रजी साहब, जो जमात नेहरू की तकसीम के मामले पर उसने जमीन आसमान एक कर दिया था, वो कराची को अगर एक सूबा बनाने के हवाले से निकलने वाली आवाज है, वो उसके ऊपर क्या महाज खड़ा करेगी? देखिए, नहर को तकसीम के मामले पे उन्होंने इसलिए किया था ना कि सिंध डूबे, कराची डूबे, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन देखिए, आप कराची को अलग सूबा बनाने की बजाय कराची के इजला को भी सूबे बना दीजिए मेरी तरफ से। लेकिन पानी तो उन्हीं गुजरगाहों से गुजर के जाना है ना। वो सर असल इशू कुछ और है। मैं बड़ी माजरत के साथ, ब्रिगेडियर साहब मेरे भाई हैं और बड़ी शफकत करते हैं हमेशा मेरे ऊपर, इनके बड़े एहसानात भी हैं, लेकिन पानी तो सर उन्हीं नालों से और उसी सीवरेज से गुजर के जाना है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर के पास पानी निकालने के लिए जो आलात होते हैं वो नहीं है। अच्छा, उनके पास अर्थ मूविंग मशीनरी होती है, वो जलजला जदगान की मदद को, सैलाब जदगान की मदद को पहुंच जाते हैं, आर्जी पुल बना देते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि उनके पास पानी निकालने के आलात मौजूद हों तो कि वो मौके के ऊपर पहुंच के कुछ कर सकें। मां सिवाय वो डूबे हुए लोगों को तो निकाल सकते हैं, वो नहीं हो सकता। तो लिहाजा यहाँ पे गवर्नमेंट्स होती हैं जिन्होंने ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर रखा होता है। नंबर एक कि अगर किसी जगह पे पानी जो है वो उसकी वजह से नहीं निकल रहा तो वो निकले। अभी मैंने देखा है मुर्तजा वहाब भाई का ट्वीट आया हुआ था कि फिर बारिश शुरू हो गई है और फिर घरों से बाहर निकलने से एतराज़ फरमाइए, घरों के अंदर रहिए, मूव कम कीजिए। वो इन अपीलों के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है। और अगर वो पानी किसी जगह से सक कर भी लेंगे किसी मशीन के जरिए, तो फेंकेंगे कहाँ पे भाई? सर कैपेसिटी किसने पैदा करनी थी? ये कैपेसिटी उन्होंने ही पैदा करनी है जिनकी 17 साल से वहां पे हुकूमत है, 18 साल से। रसी साहब, कल भी मैं एक वीडियो देख रही थी, एक खातून, एक बच्चा और एक भाई वो बाइक पर जा रहे थे। हाँ, जाने कहीं पर गड्ढा आया, खातून बच्चे समेत नीचे गिर गई। मैं देखिए एक लम्हे को अगर मैं उस खातून की जगह खुद को रख के सोचूं ना सर, एक एम्बैरेसमेंट का मुकाम होता है। आप गली में चलते की जगह पे जिसका वो बच्चा था और वो दोनों मियां बीवी पानी में गिरे हुए हैं और बच्चे को हमारी कौम रुल रही है ये तालाब वाले पानियों में, गंदे पानियों में। और हमारी जो हुक्मरान है वो ट्वीट तो कर रहे हैं और क्या मैं ये तो कह रही हूं, मुर्तजा साहब अपीलें कर रहे हैं, ट्वीट अपीलें तो कर रहे हैं ट्वीटों के जरिए, और क्या करें? हाँ, तो यही वो कर सकते हैं, यही वो कर रहे हैं। जैसे ये पानी उतरेगा
उसके बाद फिर हम बिजनेस एज यूजुअल में मसरूफ हो जाएंगे और शहर के लिए इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिसपे कोई इस तरह के डिजास्टर से निपटने के लिए कोई अहम इकदाम हो सके। और यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अक्सर बारिश वगैरह होती है ना, तो घर की जो बड़े होते हैं, चाहे आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माँ हो, बाप हो, उन्हें अक्सर अपने बच्चों की परवाह होती है। वो ये कहते हैं कि आपने बारिश हो रही है, निकलना नहीं है बाहर, घरों में बैठे रहो, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हुकूमत है ये इस काबिल नहीं है। लेकिन जब हुकूमत के वजीर, हुकूमत के मुशीर और खुद जो इंतजामिया के मेंबरान हैं, जब वो लोगों से अपीलें करते फिरेंगे ना, बाहर बाहर बारिश हो रही है, आपने बाहर निकलना नहीं है, तो मेरे ख्याल से ना सबको दिल चाहता है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर रहे हैं और क्यों इन कुर्सियों पर बराजमान बैठे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।